शपथ 3.0 और समय कितना बच गया है? 33 घंटे 6 मिनट। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं। पीएम मोदी के सरकार का दावा पेश करने के बाद मोदी के तीसरी बार शपथ की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। उनके शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कल शाम 7:15 का वक्त जब वो शपथ लेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, कल की शपथ की तैयारियों पर आज बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी मुख्यालय में कुछ ही देर में बैठक होगी। बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्ष शामिल होने वाले हैं। मोर्चा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। बीएल संतोष की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्ष शामिल होने वाले हैं और बैठक के मद्देनजर किस तरीके की सरगर्मी नजर आ रही है वो तो हम आपको बताएंगे ही। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं वो भी आप देख लीजिए। मोदी की तीसरी कसम 9 जून को शाम 7:15 बजे वो शपथ लेंगे। कई देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने वाले हैं। 9 और 10 जून सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली में नो फ्लाइंग जोन, ये सब देख रहे हैं जो आप किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं और बाकायदा आसमान से निगरानी होगी। ड्रोन के जरिए नजर रखने की पूरी कोशिश रहेगी चप्पे चप्पे पर और इसके लिए 2500 पुलिसकर्मी कार्यक्रम स्थल के आसपास तैनात किए गए हैं। यानी चाक चौबंद सुरक्षा रहेगी, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना होने पाए, किसी तरीके से कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसी के मद्देनजर ये पूरी तैयारियां की गई है। मैं अब आपको लिए चलता हूं, मेरे साथ इस वक्त मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। दिल्ली से नीरज पांडे भी हैं और आशीष कुमार सिंह भी मेरे साथ मौजूद हैं। आशीष, मैं आपके पास आऊं उससे पहले नीरज जरा ये बताइए कि अभी किस तरह की हलचल बीजेपी के अंदर नजर आ रही है? कुछ और अपडेट, कुछ और जानकारी वहां से सामने आई हो? देखिए अखिलेश, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्षों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। भाजपा मुख्यालय के कॉमन हॉल में ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक का मेन उद्देश्य यही है कि कल की व्यवस्था कैसी होगी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई बड़ा इवेंट करती है तो उसकी व्यवस्था अपने हाथ में लेती है और यही कारण है कि जो संगठन मंत्री बीएल संतोष, उन्होंने सभी प्रदेश अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। इसके अलावा मोर्चों के सभी अध्यक्ष मौजूद हैं और राष्ट्रीय पदाधिकारी उसमें मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर में, माना जा रहा है 10-1 मिनट बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी दूसरे गेट से जो सारे जो गेस्ट हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये प्रदेश अध्यक्षों की बैठक इसलिए बुलाई जा रही है क्योंकि आसपास के राज्यों से माना जा रहा है कुछ गेस्ट आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लोग आएंगे। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आएंगे, तमाम सेलिब्रिटीज़ आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा प्रयास ये रहता है कि उनके जो पदाधिकारी, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो एज ए वॉलंटियर काम करें, उनको सुविधा मुहैया कराएं ताकि उनके जो इवेंट में, चूँकि शपथ ग्रहण कार्यक्रम भले सरकार का है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा चाहती है कि अपने नेता के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कोई दिक्कत ना होने पाए और सबको पर्सनलाइज जो है अट्रैक्शन मिले कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता के या एक एक मेहमान के लिए डिप्यूट हो। तो इससे भाजपा चाहती है कि बहुत अच्छे से प्लानिंग हो। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से भी एक बड़ी खबर आ रही है। सोनिया गांधी फिर से बनेंगी संसदीय दल की नेता। सोनिया नए नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करेंगी। कई नेता ये चाहते हैं कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। आपको पता है खड़गे राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं, बने रहेंगे। हालांकि राज्यसभा में नेता विपक्ष सोनिया गांधी को देने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन सोनिया के अभी इस पद को लेने की संभावना नहीं है। इसी पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी दिल्ली से आशीष कुमार सिंह भी मौजूद हैं। आशीष, इस बाबत और क्या पता चल पा रहा है? क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लोकसभा में, इस 18वीं लोकसभा में नजर आने वाले हैं? देखिए, ये फैसला राहुल गांधी को करना है अखिलेश, लेकिन बट नेचुरल ऐसा लगता है कि राहुल गांधी पर इस बात का बहुत दबाव होगा क्योंकि तमाम सांसदों ने, आपने भी देखा, एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट करके, मणिकम टैगोर हो, विवेक तनखा हो, पार्टी के दूसरे नेता हो, मेरी जानकारी, मुझे जो सोर्सेज ने बताया उसके मुताबिक केसी वेणुगोपाल, मणिकम टैगोर, गौरव गोगोई, तमाम ऐसे सांसद हैं जो आज की जनरल बॉडी मीटिंग, जो कि वर्किंग कमेटी के बाद शाम 5:30 बजे बुलाई गई है, उसमें ये मांग करेंगे कि अब राहुल गांधी को एलओपी बन जाना चाहिए। अब से चंद मिनटों पहले अखिलेश, मैंने बात की जो चंडीगढ़ से चुन करके तीसरी बार मनीष तिवारी आए हैं, पंजाब से कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी, उन्होंने भी कहा कि अब वक्त ऐसा है जब राहुल गांधी को एलओपी बन जाना चाहिए।
वो इसको स्वीकार करते हैं कि नहीं, ये हमें देखना होगा। उन पर काफी समय से अखिलेश आरोप भी लगता रहा पिछली मनमोहन सिंह की सरकार में कि कोई संवैधानिक पद, इसके बावजूद कि उनको ऑफर किया गया मंत्री पद, उन्होंने नहीं लिया। प्रधानमंत्री पद ऑफर किया गया, नहीं लिया। ये पहली बार ऐसा मौका बनेगा अगर राहुल गांधी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। वरना अन्य नाम भी मैं आपको बता देता हूं, केसी वेणुगोपाल, खुद मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, शशि थरूर, ये पॉसिबल कंटेंडर हो सकते हैं अगर राहुल गांधी ये मानने से इनकार करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, बड़ा फैसला जो आज होना है वो संसदीय दल की नेता सीपीपी सोनिया गांधी इस बात को मान के चला जा रहा है, सोर्सेज इंडिकेट कर रहे हैं कि एक बार फिर से सीपीपी के तौर पर वो पार्टी की कंटिन्यू करेंगे। आज उन्हें औपचारिक तौर से सीपीपी के तौर पर नियुक्त कर लिया जाएगा और उसके बाद तरीके के मुताबिक खुद सोनिया गांधी नए एलओपीज लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुनेंगी। ऐसा लगता है अभी तक जानकारी के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में एलओपी कंटिन्यू करेंगे। राजस्थान के भरतपुर से कांग्रेस की नवनिर्वाचित सांसद संजना जाटव, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजना जी और हार्दिक बधाइयां। नमस्ते सर। नमस्ते सर जी, नतीजों को कैसे आप देख रही हैं, खास तौर पर राजस्थान के संदर्भ में मेरा सवाल है। सर बहुत ही अच्छे से देख रही हूँ मैं, और एक अच्छा भी लग रहा है। एक नई हूँ तो मेरे लिए सारी चीजें नई है जी। अब आप सांसद हैं। सर आवाज नहीं आ रही आपकी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं संजना जी? हाँ सर, आपको अब सुन पा रही हूँ मैं। जी जी, तो मैंने आपको बधाइयां दी और मैंने आपको ये कहा कि अब आप सांसद हैं, कई तरह की नई चुनौतियां होंगी, तैयार हैं? बिल्कुल सर, मेरे लिए बहुत नई चुनौतियां होंगी क्योंकि मैं नई हूँ, तो इसलिए मैं जी। कुछ अच्छा, सर आपकी आवाज नहीं आ रही थोड़ी क्लियर। अभी आप सुन पा रही हैं मुझे? अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी सुन पा रही हूँ सर। हाँ अच्छा, अभी तो आप ये बताइए मुझे कि एक तो राजस्थान में जो आपकी जीत हुई है, आपकी पार्टी की जीत हुई है, और जिस तरीके का प्रदर्शन पूरे देश भर में देखने को मिला है, कांग्रेस बहुत उत्साहित नजर आ रही है। भले 99 पर कांग्रेस रुक गई हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कांग्रेस को कि हमने बहुत बड़ा किला फतेह किया है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके के हालात रहे कांग्रेस के, हम जो देख रहे थे, जो स्थिति थी, एक ऑक्सीजन का काम ये नतीजे जो हैं वो करने वाले हैं कांग्रेस के लिए। आप कैसे देखती हैं इसे? मैं सर अच्छा ही देखती हूँ क्योंकि अच्छा ही होगा, और पार्टी ने मुझे इस तरीके से रखा है तो बहुत अच्छे परिणाम होंगे आगे चल के। और खास तौर पर राजस्थान के बारे में अगर बात करूं तो आने वाला दिन राजस्थान में आप लोगों को कैसा नजर आता है, उस कॉन्टेक्स्ट में कैसे आप देख रही हैं अपनी इस जीत को? देखो मैं बहुत अच्छे से देख रही हूँ क्योंकि वहाँ एक सीएम का वो था और मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, तो जनता ने मुझे बहुत अच्छे से प्यार दिया है, इसलिए मैं जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सर। अच्छा, जब आप चुनाव लड़ रही थी तो उस दौरान कैसी आपको लड़ाई नजर आ रही थी, और इस तरह से आपको लगा था कि जीत मिल जाएगी आसानी से? आसान तो नहीं था सर, मेरे लिए बहुत कठिन था। आप भी जानते हो, वहाँ मंत्री थे और अपने विधायक थे, सीएम था, उस तरीके से मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, पर मेरे पक्ष में जनता जनार्दन ने बहुत अच्छा से मेरा साथ दिया था। महज 26 साल की उम्र में आप सांसद बन गई हैं संजना जी। आखिरी आपसे सवाल है, आने वाला दिन अभी है, बहुत लंबी पारी आपको खेलनी है, ये पूरी लड़ाई कैसी रहने वाली है आगे की, क्या सोचा है आपने? कुछ विजन है फ्यूचर को लेकर? अगर बिल्कुल सर, मेरे बहुत अच्छी विजन है क्योंकि मैंने अपने क्षेत्र में देखा है, अपनी मेन जो समस्या है पानी की किल्लत है, क्योंकि मैं एक साधारण घर से आती हूँ और उस जगह से आती हूँ जहाँ पे कोई आज तक कोई विकास हुआ ही नहीं। तो कई चीज़ें हैं, कई मुद्दे भी हैं, उसको लेकर मैं सबसे पहले जो साधारण से उसकी बैठक होगी तो मेरे कई मुद्दे रहेंगे, जैसे जाट भाइयों का आरक्षण है हमारे वहाँ पे सब जगह ही दिया है, एक हमारे वहीं छोड़ दिया, भरतपुर में दिया ही नहीं। और जैसे कि महिलाओं के लिए है, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, जो रोज़गार के लिए महिलाएं घर से बाहर जाती हैं तो घर में ही कोई उसमें ही अच्छा एक संसाधन हो जिससे कि वे अपने घर का लालन पोषण कर सके। तो प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेने वाले हैं और उसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। मंत्रिमंडल में कौन होगा, कौन चेहरा होगा, हर खबर लगातार एबीपी न्यूज पर आप देखते रहिए। कल शाम प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के यहां रात्रि भोज कार्यक्रम का हिस्सा भी बनने वाले हैं, जिसमें बीजेपी के सभी सांसद और पार्टी पदाधिकारी, राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और अन्य मेहमान
शामिल होने वाले हैं। तो बीजेपी की टॉप लीडरशिप इस डिनर का हिस्सा बनने वाली है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। जानकारी हमें यह मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी जाने वाले हैं, यानी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर जाएंगे। तो इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आपको दे दे, बड़ी जानकारी। नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण के बाद वाराणसी जा सकते हैं। तो इस बार बनारस से एक बार फिर से चुनकर वो सांसद के तौर पर लोकसभा में पहुंच रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। गंगा आरती में भी हिस्सा लेंगे और काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी जाएंगे नरेंद्र मोदी। वाराणसी में एक जनसभा भी कर सकते हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, ये पूरा क्या कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का? अखिलेश, प्रधानमंत्री वाराणसी जीत के बाद पहले भी जाते रहे हैं और ये एक सिलसिला है और ये सिलसिला जानकारी मिल रही इस बार भी कायम रहेगा। सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री 10 से 12 तारीख के बीच में, हालांकि इस बीच में उनको आंध्रा, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश यहाँ के शपथ ग्रहण समारोह में भी हिस्सा लेना है, लेकिन इसी बीच बनारस भी वो जा सकते हैं। बनारस में तैयारियाँ तेज़ हो गई हैं और इस दौरान गंगा आरती में हिस्सा लेना, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के साथ साथ में एक खास बात यह है कि एक सभा का भी कार्यक्रम है बनारस के वोटरों को धन्यवाद देने के लिए और अगले 5 साल के लिए बनारस के लिए क्या विजन होगा वो सामने भी पीएम रख सकते हैं इस दौरान। तो उसके लिए बनारस में इसमें तैयारियां चल रही है। हालांकि अभी आधिकारिक सूचना उनको नहीं मिली है, लेकिन ये प्रधानमंत्री के आने की संभावना की वहां पर खबर है और उसके मद्देनजर संगठन के लेवल से ये तैयारियां शुरू हो गई। उनको उम्मीद है जल्दी ही उनके पास आधिकारिक एग्जैक्ट टाइम और डेट की भी खबर आ जाएगी। जी जी, अच्छा अभिषेक, एक बात और भी है कि इस बार बनारस में जो नतीजे बीजेपी के लिए अपेक्षित थे, जिस बड़ी जीत की बार बार कही जा रही थी, वैसा हुआ नहीं। क्या इसके मद्देनजर भी थोड़ा सा वोटर्स को वहां पर मोबिलाइज करने की कोशिश मतलब की जाएगी, जो उनके समर्थक रहे हैं उनको? अखिलेश, जैसे मैंने कहा कि ये एक प्रधानमंत्री का जीत के बाद वाराणसी जाना ये एक सिलसिला है और उसी सिलसिले के तहत ही वो वाराणसी जाने की उनकी जानकारी है हमको। उसकी वहाँ तैयारियां भी चल रही हैं। बनारस की जीत हार के अंतर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है और बीजेपी का ये मानना है कि बनारस में जो भी अंतर हुआ है उसकी एक बड़ी वजह ये रही है कि वहाँ पर जो वोट हैं, पिछली बार जो बंटवारा हुआ था अलग अलग, वहाँ सपा बसपा एक तरफ थी, वहाँ बंटवारा हो गया था, कांग्रेस में अलग बंटवारा हुआ था। इस बार वो बंटवारा ना होने के चलते प्रधानमंत्री का जो टोटल वोट जो पोल हुआ है उसमें गिरावट नहीं आई है ज़्यादा, लेकिन उस बंटवारे के चलते अंतर पर फर्क पड़ा है ये है। लेकिन फिर भी जानकारी ये भी मैं आपको दे दूं, वो बिल्कुल पार्टी ने उसको चिंता का विषय के तौर पर लिया और उसके लिए अलग से तैयारियां की जा रही, लेकिन पीएम की इस विजिट का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक सिलसिला बनारस के प्रति उनका जो स्नेह है और जो धन्यवाद ज्ञापन है ये उसका हिस्सा है। मोदी कैबिनेट में मंत्रियों पर भी एक बड़ी खबर आ रही है। साउथ से 15 सांसद इस बार मंत्री बन सकते हैं, तेलंगाना से 3 सांसद मंत्री बन सकते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश कोटे से 5 मंत्री बनाए जा सकते हैं। केरल से 2 और तमिलनाडु से 1 मंत्री संभव है। कर्नाटक से 4 सांसदों को मंत्री पद दिया जा सकता है। तो कैबिनेट की सूरत क्या होगी, तस्वीर क्या होगी, इसे लेकर एक बड़ा अपडेट। दक्षिण भारत से 15 सांसदों को इस बार मंत्रिमंडल में रखा जा सकता है, जिसमें आंध्र प्रदेश के 5 सांसद हो सकते हैं। हमारे सहयोगी आशीष आपको इसी खबर पर और अधिक जानकारी देंगे। आशीष जी, देखिए सबसे ज़्यादा सांसद अगर हम दक्षिण भारत से बोलें तो तेलुगु देशम और जनसेना के हैं, जो एनडीए के प्रमुख घटक दल हैं, प्रमुख अलायंस पार्टनर हैं। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन कर रहे थे एनडीए के पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग पर, तब भी उन्होंने जनसेना और एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल टीडीपी का बार बार जिक्र किया, उनकी तारीफ की और माना यह जा रहा है कि इस बार आंध्र प्रदेश को केंद्र की सरकार में मोदी 3.0 में ज़्यादा हिस्सेदारी मिलेगी। 5 तक उनको मंत्री पद हासिल हो सकते हैं, जिसमें से कैबिनेट मंत्री का 1 पद कम से कम हो सकता है और उसके अलावा एमओएस और एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज हो सकते हैं। कई सारे संभावित नाम चल रहे हैं और कई सारे संभावित चेहरे जो टीडीपी और जनसेना पार्टी के सांसद हैं उनके नामों की चर्चा हो रही है। उसी तरीके से कर्नाटक एक महत्वपूर्ण राज्य, जहां पर बीजेपी को हालांकि इस चुनाव में अब उतनी अच्छी सफलता नहीं मिली,
लेकिन वहाँ पर भी खासतौर पे दक्षिण कर्नाटका, जो कोस्टल कर्नाटका का रीजन है, वहाँ से जो सांसद चुनकर आए हैं, एक्सपीरियंस जो पॉलिटिशियन हैं, पार्टी के नेता हैं, उनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। प्रहलाद जोशी एक महत्वपूर्ण चेहरा होंगे, संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, उनके नाम पर काफ़ी चर्चाएं चल रही है। उसके अलावा तमिलनाडु में हालांकि पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन एल मुरुगन पिछली सरकार में मंत्री, दलित चेहरा, उनके नाम की काफ़ी चर्चा चल रही है। पार्टी के राज्य इकाई के अध्यक्ष पूर्व आईपीएस अन्नामलाई, जिनको युवा चेहरा माना जाता है, काफ़ी अग्रेसिव पॉलिटिशियन माना जाता है पार्टी का दक्षिण भारत में, खासतौर पर तमिलनाडु में, उनके नाम की चर्चा चल रही है। लेकिन एल मुरुगन को सौम्य और शांत चेहरा माना जाता है। उसके अलावा केरला से पहली बार बीजेपी का सांसद जीत कर आए हैं, तो जाहिर तौर पे सुरेश गोपी जो राजनीति में आए हैं सिनेमा से, उनकी नाम की चर्चा काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। बिल्कुल, दरअसल जो भविष्य की संभावनाएं दक्षिण भारत में, उसे भी टटोलने की कोशिश बीजेपी एक तरीके से करेगी। कई समीकरणों को भी इस मंत्रिमंडल के जरिए साधा जाएगा। शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो मोदी कैबिनेट में क्या तस्वीर नजर आ सकती है, किस पार्टी से किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं, कुछ और जानकारियां मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। जेडीयू के लिहाज से अगर हम बात करें मोदी कैबिनेट में, टीडीपी जेडीयू को लेकर क्या हो सकता है। पहले देखिए, जनता दल यूनाइटेड के 12 जो सांसद हैं, फॉर्मूला नंबर 1, 4 सांसद पर 1 मंत्री, तो जेडीयू के 3 मंत्री बनेंगे। फॉर्मूला नंबर 2 क्या है, 3 सांसद पर 1 मंत्री, तो जेडीयू के 4 मंत्री बन सकते हैं। मंत्री बनने की रेस में ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर और सुनील कुमार का नाम सबसे आगे चल रहा है, जो कयास लगाए जा रहे हैं। यानी जेडीयू कोटे से इतने मंत्री इस मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। अब टीडीपी के चूंकि 16 सांसद हैं, यहां क्या हो सकता है। टीडीपी के लिए फॉर्मूला 1 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री की डील हो सकती है। टीडीपी की डिमांड यह है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास मंत्रालय उन्हें मिले। ये बड़े मंत्रालय तीनों माने जाते हैं, चाहे वो एचआरडी मिनिस्ट्री हो या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय हो या हेल्थ मिनिस्ट्री हो, तो ये 3 मंत्रालय मांगे जा सकते हैं। और इस पर क्या सहमति बन पाएगी, क्या ये मंत्रालय दिए जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि ये दोनों ही जो पार्टनर हैं, चाहे जेडीयू हो या फिर टीडीपी, दोनों इस सरकार के लिए बहुत जरूरी हैं, गठबंधन की सरकार के लिए अति आवश्यक। ऐसे में इनकी जो डिमांड है उसकी क्या पूर्ति होगी और नहीं होगी, तो कहीं आने वाले दिनों में कोई दिक्कत ना हो जाए, ये तमाम बातें जो हैं इनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। मनीष तिवारी कांग्रेस से क्या कह रहे हैं, जरा आपको सुनवाते हैं। हमारे सहयोगी आशीष ने उनसे बातचीत की है। चुनाव नतीजों की समीक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई है। तमाम मुद्दों पर इस पर चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। हमारे साथ चंडीगढ़ से कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी साहब है। मनीष जी, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक भी हो रही है, ये जो नतीजे आए हैं उसकी समीक्षा की जाएगी। आपने अपनी सीट जीत के निकाल ली, लेकिन अभी भी थोड़ी सी कमी रह गई। आपको लगता है कि ये जो वर्किंग कमेटी है इसमें कुछ सार्थक चर्चा हो? देखिए, अगर इस सारे चुनाव को एक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 294 पे एनडीए भाजपा है और 234 के ऊपर इंडिया गठबंधन है। कांग्रेस ने अपने दम पे 99 सीट जीती है। शायद महाराष्ट्र में एक निर्दलीय ने समर्थन दे दिया है, जिससे 100 के आंकड़े पे हम पहुंच गए हैं। तो नैतिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टिकोण से ये एनडीए भाजपा की हार है। लोगों ने जो एनडीए भाजपा की जन विरोधी नीतियां थी, उन चीजों उनको खारिज किया है। पर लोकतंत्र में जिसके पास आंकड़े होते हैं वो सरकार बनाता है। तो कल प्रधानमंत्री जी तीसरी बारी शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आपके पिछले 3 इस बार को और पीछे के 2 परफॉर्मेंसेस को मिला लें तो भी आप उतने नंबर ऑफ सीट्स नहीं पा पाए, जिससे ज्यादा भाजपा खुद है अकेले। देखिए, अहंकार का कोई इलाज नहीं होता और कोई भी व्यक्ति अगर अहंकार करता है तो उसका जो परिणाम है वो बहुत नकारात्मक होता है। और इसका सबसे बड़ा अभिप्राय ये है कि 2024 में भी वही दक्षिण एशिया के लीडर प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में आ रहे हैं जो 2014 में आए थे। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं आ रहे, जो 2014 में आए थे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। मूल्यांकन तो इसमें है कि आपके शपथ ग्रहण में कौन आ रहा है। तो अगर वही लोग आ रहे हैं जो 2014 में आए थे, तो फिर तो आपने पिछले 10 साल में
कूटनीतिक स्तर के ऊपर या डिप्लोमेटिक स्तर के ऊपर क्या पाया है? मनीष जी, कार्य समिति की मैं बात कर रहा था। ये निर्णय होना है कि लोकसभा में नेता विपक्ष कौन हो। तमाम सांसद, मणिकम टैगोर और भी मैं देख रहा था विवेक तनखा साहब का ट्वीट, ये लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद संभाले। क्या मनीष तिवारी भी ऐसा चाहते हैं? देखिए, श्री राहुल गांधी जी ने पिछले 5 वर्ष में बहुत काम किया है और जो उनकी 2 भारत जोड़ो यात्राएं हुई हैं, उसने जरूर कांग्रेस पार्टी में और पंथ निरपेक्ष शक्तियों में जान फूकी है। और ये उचित रहेगा कि अगर वो नेता विपक्ष बने, पर आज जो जनरल बॉडी की मीटिंग हो रही है शाम को, वो सीपीपी के चेयरपर्सन को चुनने के लिए हो रही है। और अधिकतर कांग्रेस में परंपरा यही रही है कि जो सीपीपी के चेयरपर्सन हैं, फिर वो बाद में जो नेता विपक्ष हैं लोकसभा में, उनको नियुक्त करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसी परंपरा का इस बारी भी पालन किया जाएगा। तो आपने मनीष तिवारी को सुना। अब दरअसल कांग्रेस में की तरफ से नेता प्रतिपक्ष कौन होगा लोकसभा में, इसे लेकर भी मंथन किया जाएगा। क्या राहुल गांधी ये जिम्मेदारी संभालेंगे?